सफीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमान। वतन से दूर, वतन की आवाज और आपकी पहचान, सफीर पाकिस्तान। Pakistan will need our help to rebuild. Between Pakistan and the United States, this is the time to act and to act jointly. Safir Pakistan has come a long way in bringing the Pakistani American community together. Safir Pakistan is doing a great job. Thank you, Safir Pakistan, for the amazing work that you do. The media plays a central role. He performs incredible duties to the community of Pakistanis in America. समाजी, सखाफती, इस्लामी, Safir Pakistan for this honor. Safir Pakistan has done tremendous work. I'd like to thank Waqar Ali Khan and Safir Pakistan. I truly am very thankful for Safir Pakistan and Waqar Saab. Safir Pakistan all the best. हर जगह, हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। सलाम जियो सफीर पाकिस्तान। हेलो जियो सफीर पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ हाज़िर खिदमत है। कहिए कैसे मिजाज हैं? सफ़ीर पाकिस्तान, आपकी आवाज़ और आपकी पहचान, राब्तों का एक नाम, सफ़ीर पाकिस्तान। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप प्रोग्राम पाबंदी से देख रहे होंगे। यह आपका अपना वाहिद और अपना प्रोग्राम है और आपकी अपनी आवाज़ है, इसलिए हम कहते हैं कि सब कह दो और बोलते रहो सफ़ीर पाकिस्तान से, ताकि हम आपकी आवाज़ दूर दराज तक पहुंचा सकें। नाज़रीन, अमेरिका में इलेक्शन की गहमा गहमी है और ऑफ कोर्स ये प्रोग्राम आने से पहले अमेरिका की आवाम की किस्मत का फ़ैसला हो चुका होगा कि अमेरिका की आवाम पे कौन राज करेगा और कौन माशी हालात को सही करेगा, कौन रोज़गार देगा और कौन सनतें बाहर जाने से रोकेगा। ये सब कुछ रिपोर्ट इंशाअल्लाह आइंदा प्रोग्राम में होगी। लेकिन आइए आज एक और मुलाकात कराते हैं और एक और अहम तरीन मुलाकात है डॉक्टर आमिर सुलेमान से, जो मुकीम है डैलस के अंदर। बहुत ही हुनार डॉक्टर हैं ये और कार्डियक फिजियोलॉजी में इनकी तरबियत हुई है। और जैसा आप जानते हैं कि हार्ट जो है आपका एक इलेक्ट्रॉन पर है, उसमें एक इलेक्ट्रिक होती है और मैं ये कहूँगा कि ये हार्ट के माहिर तरीन इलेक्ट्रिशियन हैं। आपने देखा होगा कि काफ़ी लोगों की पेस मेकर लगते हैं और उनकी हार्ट बीट को कंट्रोल किया जाता है, तो ये उसकी इनकी एक्सपर्टीज़ है और ये बहुत ही अहम तरीन है। और आज हमने इनसे बहुत सारी बातें की हैं कि किन लोगों को पेस मेकर लगता है और क्यों लगता है और हार्ट की क्या अंदरूनी हालत होती है और पेस मेकर लगने के बाद क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। तो ये बहुत अहम तरीन मुलाकात है, इसको ज़रूर देखिए। आमिर सुलेमान इसके अलावा अदबी समाजी कल्चर में भी बहुत आगे हैं और एक अपना अदारा चला रहे हैं उर्दू घर, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और वहाँ पे आए दिन महफिलें होती हैं और मीटिंग्स होती हैं और इशू को डिस्कस किया जाता है। तो ये एक मुलाकात डॉक्टर आमिर सुलेमान से, माशाल्लाह बड़ी हुनार शख्सियत हैं, बड़ी बेहतरीन शख्सियत हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं और कम्युनिटी में इनको काफ़ी जाना और पहचाना जाता है। आइए मुलाकात करते हैं डॉक्टर आमिर सुलेमान साहब से। इससे पहले हम दिखाते हैं आपको आज के प्रोग्राम की कवरेज, आज के प्रोग्राम में क्या कुछ होगा। ऑफ कोर्स हमारा मशहूर सेगमेंट लोकल ग्लोबल में क्या कुछ आने वाला है। इसके अलावा सफ़ीर पाकिस्तान ऑर्गेनाइजिंग सो मैनी ओपन हाउस, जिसमें हम कहते हैं कि सब कह दो और बोलते रहो, कि आप अपने ख्यालों का इजहार करें। और इसका आगाज़ हो रहा है शिकागो से, मिशिगन से, न्यूयॉर्क से, ह्यूस्टन, डैलस, फ्लोरिडा, सियाटल, मिसिसागा, हम हर जगह आ रहे हैं और आपसे कहेंगे आज आप सब कुछ कह दो जो आपके दिल में है। तो ये ओपन हाउस बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, स्टे ट्यून। अगर आप अपने शहर में भी कराना चाहते हैं कि सब कह दो और बोलते रहो, ओपन हाउस सफ़ीर पाकिस्तान, हमसे रब्ता कायम कीजिए। तो नाज़रीन, आइए देखते हैं प्रोग्राम की झलकियाँ और मुलाकात डॉक्टर आमिर सुलेमान से। मुलाज़ा फरमाइए।
नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है और मुझे उम्मीद है कि आप प्रोग्राम पाबंदी से देख रहे होंगे। नाज़रीन, आज मैं अपने शहर से बहुत दूर डैलस में मौजूद हूँ और डैलस में एक इलाका है मैकेनी। ये बहुत बड़ा मेडिकल सेंटर है और आज मेरी मुलाकात हो रही है जनाब डॉक्टर आमिर सुलेमान साहब से। बाय प्रोफेशन ही इज़ इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट और आपने तो कहा यूँ तो हार्ट की बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, बहुत सारी डिजीज़ होती हैं। आपकी हार्ट सर्जरी है, कार्डियोवैस्कुलर है, सिंपल कार्डियोलॉजी है और मुख्तलिफ अमराज होते हैं दिल के। लेकिन हम इनको यूँ कह लें कि ही इज़ द इलेक्ट्रिशियन ऑफ द हार्ट। हार्ट जो है वो समझ लें इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो भी इसका ऑपरेशन होता है आज हम बहुत उसको डिग करेंगे, मालूमात हासिल करेंगे आज डॉक्टर साहब से, क्योंकि आज तक मैंने कभी कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं किया जिसमें हम अपने उन लोगों से बारे में बात करें जो पेस मेकर पे चल रहे हैं ज़िंदगी उनकी, या जिनको पेस मेकर चाहिए या पेस मेकर इंसान की ज़िंदगी में क्या रोल अदा कर सकता है जिनको हार्ट की डिजीज़ है। तो आइए मुलाकात करते हैं जनाब डॉक्टर आमिर सुलेमान साहब से। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक, आप सुनाएं? कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। ऐसा बड़ी दिनों से ख्वाहिश थी कि आपसे मुलाकात हो और आपसे तफसीली गुफ्तगू हमारे नाज़रीन के लिए, ताकि आज वो पेसमेकर और हार्ट की जो इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें हैं, जो इलेक्ट्रिकल पार्ट हार्ट का, उसके बारे में भी हमारे नाज़रीन को मालूमात होना चाहिए। बिल्कुल। क्या सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल करूँगा कि हमारे नाज़रीन को बताइए कि आपने अपनी तालीम कहाँ मुकम्मल की और अमेरिका कैसे आए और आपने ये शोबा क्यों जो है मुंतखब किया? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सफ़ीर पाकिस्तान का कि उसने मुझे मौका दिया कि आज हम इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द हार्ट उसके बारे में बात करें। मैंने अपनी तालीम लाहौर में किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से की। उसके बाद मुझे एक्चुअली 3rd ईयर मेडिकल स्कूल में ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैंने इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट बनना है। अच्छा। तो आई एक्चुअली जब मैं 3rd ईयर में था तो आई रोट अ लेटर टू डॉक्टर डगलस ज़ाइप्स who was author of the textbook of electrophysiology, requesting him that I want to come and work with him. But long story short, मैंने अपनी रेजिडेंसी सुनी बफलो के अंदर की, फिर ऑशनर क्लिनिक में की, फिर मिड अमेरिका हार्ट इंस्टीट्यूट में मैंने इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी की फ़ेलोशिप की और फिर मैंने एडवांस्ड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी की फ़ेलोशिप डॉक्टर डग ज़ाइप्स के साथ, जो कि मेरा पुराना ख्वाब था, तो मैंने की और मैं सन 2002 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। डॉक्टर साहब, ये एक बड़ा गंभीर मसला है। लोग बोलेंगे ये हार्ट की जो इलेक्ट्रिशियन है, वन ऑफ फ्रेंड कॉल मी, ही इज आल्सो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट एंड ही कॉल मी, वकार लेट्स पुट दिस वे, आई एम अ हार्ट इलेक्ट्रिशियन। सो थोड़ा डिफाइन करें इसको। हाँ, एक्चुअली निज़ाम कुदरत बड़ा खूबसूरत है अगर आप सोचें इसके बारे में। तो जिस तरह आपके घर के अंदर दीवारें होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी रन कर रही होती है, प्लम्बिंग रन कर रही होती है, इसी तरह ह्यूमन हार्ट के अंदर, इंसान के दिल के अंदर करंट रन करता है। और एज अपोज टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक केमिकल एनर्जी, आयन्स जब आपस में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसकी मिसाल आप इस तरह लें जिस तरह अगर एक तालाब है और उसमें आप एक पत्थर फेंकें तो उससे लहरें नहीं आती। बिल्कुल इसी तरह दिल के अंदर एक पेसमेकर होता है जिसको साइनस नोड कहते हैं, जहाँ से पल्स ओरिजिनेट करती है और उन लहरों की तरह जिस तरह तालाब में लहरें नहीं आती वहाँ से जाती है। उसके बाद बहुत खूबसूरत इंतज़ाम किया है कुदरत ने कि उसके कई बैकअप पेसमेकर्स हैं। तो अगर जो मेन पेसमेकर जो है हार्ट का साइनस नोड वो काम ना कर रहा हो तो उसके ज़िमनी पेसमेकर या बैकअप पेसमेकर जाते हैं। वहाँ से करंट जो एक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं AV नोड, एट्रियो अपर चैम्बर को एट्रियम कहते हैं, वेंट्रिकल लोअर चैम्बर ऑफ द हार्ट को वेंट्रिकल कहते हैं। तो हार्ट के एन दरमियान एक रिले स्टेशन रखा हुआ है जिसे कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। तो जिस तरह मैंने कहा कि आपने तालाब में पत्थर फेंका, वो लहरें गईं, वो AV नोड के अंदर गईं और वहाँ से वो सारे हार्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गई। इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ द हार्ट जो है बिल्कुल इस तरह, जिस तरह मिसाल के तौर पे अगर खुदा न खास्ता आपके घर में आग लग जाए तो उससे दीवार भी मुतासर होगी, इलेक्ट्रिसिटी भी मुतासर होगी, सब कुछ। उसी तरह अगर हार्ट अटैक हो जाए तो उससे प्लम्बिंग भी इफ़ेक्ट होगी, मसल भी इफ़ेक्ट होगा, इलेक्ट्रिसिटी भी इफ़ेक्ट होगी। मगर उसके अलावा इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ द हार्ट का एक अपना निज़ाम भी है। तो जिस तरह इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ द हार्ट का जो पेसमेकर जिस तरह मैंने कहा वो उसमें स्कारिंग हो जाए,
कई लोगों को एज के साथ स्कारिंग हो जाती है, कईयों को इन्फ्लेमेशन, कोई इन्फेक्शन हो गया, तो उससे नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट ने काम करना बंद कर दिया। तो उस सूरत में आपको एक सिर्फ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम होगी, जिसे हम मिसाल के तौर पे इस ज़मन में कहेंगे सिक साइनस सिंड्रोम। उसी तरह जिस तरह ये मैंने बताया ना, लहरें बिल्कुल स्मूथली जाती हैं, इसी तरह अगर जिस तरह लहर जा रही है और उसके दरमियान आप एक पत्थर आ जाए, तो आप देखते हैं कि वो लहरों का वेव फ्रंट उस पत्थर के अराउंड जाता है। तो उसको ज़रा बड़ा आसान करने के लिए एक ऐसा वक्त भी आता है कि वो पत्थर इतना बड़ा होगा कि लहरों का वेव फ्रंट उस पत्थर के अराउंड रिवॉल्व कर जाता है, जिसको हम कहते हैं री एंट्री, या कॉमन टर्म में कहते हैं शॉर्ट सर्किट इन द हार्ट। जो शॉर्ट सर्किट है हार्ट का, वो बीमारियाँ, उनसे हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, और डिपेंडिंग ऑन कि वो हार्ट बीट कहाँ तेज़ हुई है, अपर चेम्बर में, याद है मैंने कहा था एट्रियम अपर चेम्बर, तो अगर वो एट्रियम में तेज़ हुई है या वेंट्रिकल में तेज़ हुई है, उसको हम कहते हैं टैकी। टैकी जिस तरह डिस्को वगैरह में नहीं आप सुनते टैकी, फास्ट, टैकी कार्डिया, हार्ट बीट्स फास्ट। तो उसी तरह हार्ट की बीमारियां जो हैं उनके अंदर कुछ तो ऐसी हैं, जिस तरह मैंने मिसाल दी कि घर की दीवार जल गई, हार्ट अटैक हो गया, तो वो इंटीग्रेटेड है बाकी हार्ट डिजीज़ के साथ। मगर कुछ ऐसी भी बीमारियां हैं जो कि आइसोलेटेड अकर करती हैं, जिस तरह स्कारिंग हो गई सिर्फ नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट की, या एक रुकावट आ गई इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो के अंदर, जिससे हार्ट में शॉर्ट सर्किट बढ़ गया। तो इलेक्ट्रीशियन ऑफ द हार्ट जो है, ये ज़रा बड़ा मैथमेटिकल सा काम है, इसलिए मेरे ख्याल में हमारे देसियों की बहुत ज़्यादा मिकदार है इलेक्ट्रीशियन की, क्योंकि हमारे दिमाग बहुत चलते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, इस किस्म की चीज़ों के अंदर। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द हार्ट जो हैं वो एक एज अ सेपरेट एंटिटी भी एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा, पता कैसे चले? ये तो सबको पता है कि छाती में दर्द हो, सीने में दर्द हो, तो वो हार्ट अटैक हो गया। जो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द हार्ट हैं, उनके कॉमन सिम्टम होता है कि या तो आपको फील होगा कि दिल डूब गया है। मिसाल के तौर के ऊपर आप टेलीविज़न देख रहे हैं और आप कहते हैं, और फिर एकदम आपकी कॉन्शियसनेस वापस आती है। ये टिपिकल फिनोमेना है इलेक्ट्रिकल सिस्टम का, इसमें दिल रुकता है और दोबारा स्टार्ट हो जाता है। और कई दफ़ा लोग आँखें या थोड़ी सी बेहोशी का, जैसा झोला सा कहते हैं ना पंजाबी के अंदर, तो आपको झोला सा आता है आंखों के आगे, एंड इट रीस्टार्ट्स इटसेल्फ। उस तरह की चीज़ जो है, सिम्टम ख़ास तौर पे लोग कई दफ़ा इग्नोर कर जाते हैं, और या वो सोचते नहीं हैं कि ये हार्ट का सिम्टम है। तो एक तो अगर बेहोशी या व्हाट वी कॉल नियर फेंटिंग, वो कॉमनली इलेक्ट्रिकल सिस्टम की प्रॉब्लम का सिम्टम। दूसरी चीज़ जो है, जो कि लोग काफ़ी समझते हैं, कि दिल तेज़ धड़कना शुरू हो जाए। जिस तरह मिसाल के तौर पे मैं अपने, अगर इजाज़त दें तो अपने हाथ पे समझाता हूँ कि ये आपकी नॉर्मल हार्ट बीट है 72। इस तरह की जो तेज़ धड़कन है, ख़ास तौर पे जो एकदम शुरू हो जाए, फ़ौरन शुरू हो जाए, वो अमूमन शॉर्ट सर्किट ऑफ द हार्ट से होती है। तीसरे सिम्टम जो कि आपके नाजरीन को बहुत तवज्जो से सुनना चाहिए, वो एक रिदम है जिसे कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन, जो कि बहुत कॉमन है ओल्ड लोगों के अंदर, और अगर वो इग्नोर कर दिया जाए, पिक ना किया जाए, तो उससे स्ट्रोक भी हो सकता है, बल्कि सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्ट्रोक है। एट्रियल फिब्रिलेशन में ये होता है कि दिल जो है ना, वो इरेगुलरली धड़कने लग जाते हैं, जिस तरह बिल्कुल इस तरह चपाती पकड़ी है मुख्तलिफ तरह से। तो मेरे ख्याल के अंदर आपके जियो, और बड़ा बड़ा शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया, जियो टेलीविज़न की वसातत से मेरे ख्याल में जो ज़रूरी है हमारे लोगों को, बल्कि सब लोगों को समझना कि इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द हार्ट भी उतनी ही ज़रूरी हैं जितनी के प्लमिंग प्रॉब्लम जो कहते हैं ना हार्ट की, हार्ट अटैक, अंजाइना, और उनके सिम्टम्स की अवेयरनेस जो है, उसको अमेरिका में भी हम बढ़ाना चाहते हैं और अपनी कम्युनिटी के अंदर भी बढ़ाना चाहते हैं। ऐसी तो डॉक्टर साहब, ये जो पेस मेकर जो लगाते हैं, जैसा आप मुझे पेस मेकर दिखा रहे हैं, दिखाएं मुझे। चलिए मैं आपको, ये मुख्तलिफ नाजरीन पेस मेकर है, ठीक है, और ये पेस मेकर जो है हार्ट में लगाए जाते हैं। बिल्कुल। ये कैसे, किस मौके पे पेस मेकर लगाए जाते हैं, हमारे नाजरीन को बताइए। सो पेस मेकर हार्ट में उस वक्त लगाते हैं जो पेस मेकर सिर्फ हार्ट को तेज़ करता है। तो हर वो चीज़ जिससे हार्ट रेट स्लो हो जाता है, उसमें पेस मेकर लगाते हैं। सो पहली इंडिकेशन पेस मेकर की ये है कि आपका हार्ट रेट इंतहाई स्लो हो जाए।
अब इंतहाई जो है वो एक बड़ा साइंटिफिक वर्ड है इस केस के अंदर, और इंतहाई को डिफ़ाइन करते हैं हम क्लिनिकल सिम्टम्स के साथ। तो आपका हार्ट रेट स्लो हो जाए और उससे आपको कोई सिम्टम हो, जिस तरह चलते चलते गिर जाए, जिस तरह टेलीविज़न देखते देखते आप, जैसे मैंने अभी बताया, झोला सा आए वापस। तो अगर सिम्टम के साथ हार्ट रेट स्लो हो जाए तो पेसमेकर लगाना चाहिए। दूसरी चीज़ पेसमेकर लगाते हैं जब जान का ख़तरा हो। कुछ डिजीज़ेज़ ऐसी हैं जिनमें सिम्टम तो इतने ज़्यादा नहीं होते, मगर ख़तरा होता है कि हार्ट एकदम रुक ही ना जाए, उसके अंदर पेसमेकर लगाते हैं। अमूमन उनको कहते हैं एवी ब्लॉक। और फिर उसके अलावा फिर कई छोटी इंडिकेशन है, मगर दो मेजर चीज़ें ये हैं कि सिम्टम के साथ हार्ट रेट स्लो हो जाए या कोई ऐसी चीज़ हो जिससे जान का ख़तरा हो। तो आप ये कैसे, नाज़रीन मैं ये डॉक्टर साहब से मालूम करूँगा, ये आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे इसकी शनाख्त करते हैं कि शख्स का हार्ट जो है वो स्लो हो रहा है या वीक हो रहा है और उसको आप पेसमेकर की ज़रूरत है? हाँ, तो सबसे पहले तो जिस तरह हर चीज़ मेडिसिन में होती है, हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि, और हिस्ट्री जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा, बिलमूम पेसमेकर के केस में हिस्ट्री होगी कि कोई बंदा कहेगा या मुझे नींद बेहोशी के दौरे पड़ते हैं, या मैं जब बैठा होता हूँ तो मैं एकदम बेहोश हो जाता हूँ, या फिर एकदम मेरा दिल तेज़ धड़कता है और रुक जाता है, जिस तरह, और कोई हार्ट बीट नहीं, और जब ये होता है तो उस वक्त मुझे महसूस होता है कि मैं बेहोश होने लगा हूँ। अगर हिस्ट्री के अंदर इसकी कोई इंडिकेशन हो तो पेसमेकर या उन लाइनों पे सोचा जा सकता है। पेसमेकर डालने के लिए एक बड़ी एसेंशियल चीज़ है कि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए कि हार्ट रेट स्लो है। सिर्फ हिस्ट्री पे नहीं पेसमेकर डाल सकते। वो डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए बेसिकली 4 तरीके हैं, 5 तरीके। पहला तरीका ये है कि आप किसी को होल्टर मॉनिटर लगा दें, एक मॉनिटर लगा दें जो वो 24 घंटे के लिए पहने और उसमें देखें कि आया हार्ट रेट स्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा। दूसरा तरीका है जिसे कहते हैं एक्सटर्नल लूप रिकॉर्डर। वो एक छोटी सी EKG मशीन होती है, बस इस साइज़ की, बटन सा, या बीपर की तरह का, या सेल फोन के साइज़ का। उसको आप अपने साथ लेके पेशेंट को भेज देते हैं। उससे कहते हैं जब कभी आपको सिम्टम हो उस वक्त आप अपने 2 अंगूठे या मुख्तलिफ़ तरह की होती हैं कि अपने सीने पे रख लें, अपनी छाती पे रख लें, और हम देखना ये चाहते हैं कि ऐन उस वक्त जब सिम्टम हो रहे हैं दिल की धड़कन क्या कह रही थी, दिलकन क्या। तो तीसरी बात है, इसे कहते हैं आउट पेशेंट टेलीमेट्री। ये पहली 2 तो पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। तीसरी ज़रा थोड़ी सी नई टेक्नोलॉजी है। वो ऐसे है कि आपको एक मॉनिटर लगा देते हैं, उसके साथ आपको एक सेल फ़ोन दे देते हैं, और उस सेल फ़ोन का कनेक्शन होता है एक सेंट्रल स्टेशन के साथ, ऑटोमेटिकली कनेक्ट होता है। तो 21 दिन के लिए आप जो भी कर रहे हो, कोई बंदा आपका रिदम देख रहा होता है। और चौथी चीज़ है जो कि बल्कि यहाँ मौजूद भी है, अगर आप कहें तो मैं आपके नाज़रीन को दिखा भी देता हूँ। ये मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा, मैं फोकस कर सकेंगे इसको। ये जो है ना, ये USB स्टिक की तरह की चीज़, इसे कहते हैं इम्प्लांटेबल लूप रिकॉर्डर। इम्प्लांटेबल लूप रिकॉर्डर। तो मिसाल के तौर पे अगर आप इसको क्या करते हैं हम कि एक छोटा सा इंसिजन करके लोकल एनेस्थीसिया में 1 उंगली के बराबर हल्का सा, और बिल्कुल दिल के ऊपर स्किन के नीचे इम्प्लांट कर देते हैं। ये तकरीबन आपकी हार्ट बीट को 2 साल के लिए वॉच करता रहता है। तो कई दफ़ा लोग कहते हैं कि भाई डॉक्टर साहब हमें पता है ये तो इतनी थोड़ी देर के लिए होता है, तो उतनी देर में तो टाइम ही नहीं मिलता, कभी कभार होता है, तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिस तरह ये इम्प्लांटेबल लूप रिकॉर्डर तकरीबन 100% 100% एक्यूरेट है। हाँ, तो बताता है कि आपका हार्ट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, किस वक्त क्या हो रहा है, वीक है, और बड़ी तो नहीं बंद हो गया, बिल्कुल, और आप उससे फिर कोरिलेट कर सकते हैं सिम्टम। और दूसरे जो हैं जो जानलेवा कॉजेज़ हैं जिनमें पेसमेकर लगता है, वो बिलमूम एमरजेंसी रूम की प्रेजेंटेशंस हैं। उनके अंदर जिस तरह कोई बंदा बेहोश होकर गिर गया, EMS पहुंचे, उन्होंने देखा हार्ट बिल्कुल बंद हुआ था। तो ये हियर मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब इस किस्म में कौन कौन से टेस्ट रिक्वायर्ड हैं। देखिए बहुत इंश्योरेंस कंपनी है वो अवॉइड करते हैं टेस्ट को। आपने जो मुझे दौरा दिया अपने क्लिनिक का, इसमें तो बहुत सारी मशीनें हैं, पल्मोनरी भी है, एको भी, बहुत सी मशीनें जिसको आप टेस्ट करते हैं। तो आप एक सही हार्ट देखने के लिए, सही डायग्नोस करने के लिए कौन कौन से टेस्ट जो रिक्वायर हैं, जो पेशेंट अपने कार्डियोलॉजिस्ट से सवाल करें और पूछें?
मेरा ख्याल है कि एक तो आपके सवाल के दो रुख हैं, एक तो जनरल कार्डियोलॉजी है, और जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा कि अगर आपने घर की इलेक्ट्रिसिटी को देखना है तो पहले आप दीवारों को तो देखेंगे ना। अगर दीवारें ही डैमेज हैं, सब कुछ जला हुआ है, तो फिर हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी भी डैमेज हो। तो दीवारें देखने के लिए आप हार्ट का अल्ट्रासाउंड करते हैं। बड़ा ही बिनाइन टेस्ट है। मुझे पता है कि कुछ लोग हैं जिनके पास इंश्योरेंस वगैरह के कई दफ़ा मसला होता है, वो भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं। आप छोटा सा इंटरनेट पे सर्वे करें, $100-150 के अंदर कोई ना कोई ऐसे मिल जाएगी फ्री स्टैंडिंग या अल्ट्रासाउंड हो जाए हार्ट का। अगर अल्ट्रासाउंड हार्ट का नॉर्मल हो तो यूजुअली जो बुरी चीज़ें होती हैं ना, बैड रिदम्स ऑफ द हार्ट, वो वीक हार्ट्स के अंदर होते हैं जिनको डैमेज हुआ होता है। तो जो हेल्दी हार्ट होते हैं उनमें भी एरिथमियाज होते हैं, मगर उतने कॉमन नहीं होते। तो पहले तो अगर आप एक अल्ट्रासाउंड करा लें। दूसरा, जो सिम्टम्स को ध्यान से गौर करें। सिंकपी लाइक बेहोशी के स्पेल, इनको इग्नोर ना करें, या अगर दिल एकदम तेज़ धड़कने लग जाए, स्लो धड़कने लग जाए, इग्नोर ना करें। उस सूरत में होल्टर मॉनिटर एक बहुत ही आसान टेस्ट है, बहुत ही सस्ता है और बड़ी क्विकली आंसर दे देता है। जो लूप रिकॉर्डर और जो बाकी की 2-3 चीज़ें हैं वो भी थोड़ा से मुश्किल है, मगर ये मेन टेस्ट हैं जो आपको कराने चाहिए अगर आपने रिदम ऑफ द हार्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। अच्छा। और EKG ऑफ कोर्स, सिंपल EKG हार्ट। EKG, अच्छा। इसमें जो आप कितने जो पेसमेकर लगाने से पहले कितने टेस्ट करने पड़ते हैं? पेसमेकर, सो बेसिकली पेसमेकर की कहते हैं कि क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 इंडिकेशंस हैं। क्लास 1 वो हैं जिनमें आपको 100% श्योर है कि पेसमेकर चाहिए। उसके और अमूमन कोशिश हम करते हैं कि हम क्लास 1 में ही करें, क्योंकि आप किसी को पेसमेकर लगा दें और उसका भला ना हो तो कोई अच्छी बात नहीं, क्योंकि सर्जरी है पूरी। तो क्लास 1 इंडिकेशंस के लिए आपको मेरा ख्याल है 2 से 3 टेस्ट चाहिए होते हैं, और कई दफ़ा आपको मतलब पूरा वर्कअप चाहिए होता है। तो डॉक्टर साहब, हमारे नज़र ये बताइए कि जो पेसमेकर लगाते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? पेसमेकर बड़ा बिनाइन प्रोसीजर है, और इम्प्लांटेशन जो है उसका 1% रिस्क है, 1% चांस है कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जिस तरह ब्लीडिंग हो सकती है जहाँ पेसमेकर लगाया है, जहाँ बल्कि आपकी नाजरीन के सहूलत के लिए थोड़ा सा प्रोसीजर अगर आपकी इजाज़त हो तो एक्सप्लेन कर दूँ। बड़ा छोटा सा प्रोसीजर है, 3 उंगलियों के बराबर एक छोटा सा इंसिजन करते हैं एनेस्थीसिया में, सेडेशन में। उसके बाद एक छोटी सी पॉकेट बनाते हैं स्किन के नीचे, जिस तरह एक सिल्वर डॉलर नहीं होता, 2 डॉलर बड़े बड़े डॉलर इकट्ठे करते हैं उनके बराबर। उसके बाद यहाँ ही ना आपकी जो क्लेविकल है, इसके नीचे एक बहुत बड़ी वेन रन कर रही होती है यूँ करके। तो आप नीडल से उस वेन के अंदर जाते हैं और वहाँ से आप हार्ट के अंदर 2 वायर्स डाल देते हैं। 40-45 मिनट का काम है पेसमेकर। रिस्क जो है उसके इम्प्लांटेशन का, उसमें ब्लीडिंग हो सकती है पॉकेट में, इन्फेक्शन हो सकता है, उसका 1% चांस है। बड़ी रेयरली, आजकल टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी है, लंग्स जो हैं उनमें पंक्चर हो सकता है। अगर वो हो जाए तो वो खुद ही हील कर जाता है, और कोई 1 in 1000 में से एक बंदे का कई दफ़ा पेसमेकर की वजह से कोई लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है। आफ्टर ऑल इट्स अ कार्डियक प्रोसीजर। पेसमेकर के बाद 2 हफ्ते तक तो ज़रा थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है, ड्राइव नहीं कर सकते। 6 हफ्ते तक ज़रा माठा ख्याल रखना पड़ता है कि बहुत भारी चीज़ नहीं उठा सकते, हाथ को अपने शोल्डर से ऊपर नहीं मूव कर सकते, और उसके बाद ज़्यादा एहतियात नहीं रहती बेसिकली। अच्छा। ऐसा एक और भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये मेटल है और कहीं ऐसी जगह गुजर जाए जहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो कोई इलेक्ट्रॉन्स हैं या इलेक्ट्रिकल कोई सिस्टम चल रहा है किसी रूम में, कमरे में, या एक तो ये कि एज अ जनरल रूल ये थोड़ा सा ओवरब्लोन है। पुराने पेसमेकर थे जब माइक्रोवेव से भी डरना पड़ता था, हर चीज़ का एहतियात करनी पड़ती थी। अब पेसमेकर्स में नहीं करना पड़ता। अमूमन इन चीज़ों को हम कहते हैं EMI और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस पेसमेकर में हो, जो कि बहुत रेयर है मौजूदा टेक्नोलॉजी के साथ, उसके अंदर अगर तो आप पेसमेकर पे डिपेंडेंट हैं, जिस तरह अगर आपकी अपनी कोई हार्ट बीट नहीं है, पेसमेकर के बगैर स्टैंड स्टिल पे हार्ट चला जाता है। फिर अगर कोई इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंटरफेरेंस हो और उससे पेसमेकर कुछ देर के लिए इनहिबिट हो जाए, तो खुदा न खास्ता आपको फेंटिंग स्पेल भी हो सकता है। अमूमन पेशेंट्स इस कैटेगरी में नहीं आते, और अमूमन अगर 1-2 बीट हार्ट की मिस भी हो जाए तो वो इतनी नहीं होती कि आप फेंट ही कर जाए।
जो बहुत डरने वाली चीज़ है कि अगर आप वेल्डिंग करते हैं या कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है जिसके अंदर आप काम करते हैं, उसमें जो आसान, एक तो मैन्युफैक्चरर की रिकमेंडेशंस होती हैं, आप पढ़ सकते हैं, या फिर आप पेसमेकर को रियल टाइम में इंटेरोगेट कर सकते हैं। तो बंदे को अपनी सराउंडिंग में बिठा दें भाई कि ये मशीन तुम चलाते हो, उसके पास उसको बिठा दें और पेसमेकर को चेक करें और देखें उससे इफेक्ट तो नहीं हो रहा। मगर ये इतना बड़ा मसला नहीं है जितना पहले होता था। अच्छा, पहले होता इतना बड़ा मसला नहीं है ये। अब नहीं रहा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो पेसमेकर है उसके बाद इंसान की ज़िंदगी कितनी प्रोलॉन्ग होती है? डिपेंड करता है इंडिकेशन क्या है। अगर तो मैंने कहा था ना, कुछ हैं जो कि बेहोशी के स्पेल वगैरह, उसमें कोमॉर्बिडिटीज़ चाहिए। कुछ हैं जो कि उसमें आपकी जानलेवा इंडिकेशंस हैं, जिस तरह हम कहते हैं कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। कंप्लीट हार्ट ब्लॉक का जहाँ तक ताल्लुक है, अगर पेसमेकर ना हो तो एंड ऑफ रोड है, आप ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते पेसमेकर के बगैर। तो उसमें तो 100% मोर्टेलिटी है विदाउट पेसमेकर। जो सिक साइनस सिंड्रोम और वो जो दूसरी कंडीशंस हैं, उसके अंदर बेसिकली डिपेंड करता है क्यों डाला था, मगर और क्या सिम्टम थे। तो एज सच पेस एज अपोज टू डिफिब्रिलेटर, जिसकी हम अभी बात करेंगे, जिसमें आप कह सकते हैं कि ज़िंदगी प्रोलॉन्ग क्यों हुई, तो सिक साइनस सिंड्रोम में कई चीज़ें आ जाती हैं जो कि प्ले करती हैं रोल, जिसमें आप कहेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी किस तरह अफेक्ट होती है। मगर बिलमूम जो नॉन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस हैं, उनके अंदर आप क्वालिटी ऑफ लाइफ के हवाले से बात करते हैं एज अपोज टू एज आई से क्वांटिटी ऑफ लाइफ। ऐसे डॉक्टर साहब, मैंने एक और बात ये पूछनी है कि दिल की धड़कन, इसको आप ईएफ कहते हैं? नहीं, दिल की धड़कन तो हार्ट बीट कहेंगे। हार्ट बीट नहीं, आप जो ईएफ जो होता है, इजेक्शन फ्रैक्शन। हाँ, तो उसके बारे में बताएं। उसमें मुख्तलिफ लोग अपना राय देते हैं कि ये परसेंटेज होना चाहिए, परसेंटेज चाहिए, और जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है उसका क्या ट्रीटमेंट है, उसके साथ कैसे ज़िंदगी प्रोलॉन्ग की जा सकती है, ये भी बहुत अहम सवाल है। तो बेसिकली वो जो मैंने पहले आपको मिसाल दी थी ना, जिस तरह घर है उसी तरह हार्ट है। तो अगर घर की दीवारें जली हों, कलियां गिर रही हों, आप कहते हैं इसमें कोई गड़बड़ होगी, दीवारों में भी गड़बड़ होगी, हो सकता है प्लम्बिंग में भी गड़बड़ हो। उसी तरह जिस हार्ट के अंदर और प्रॉब्लम्स हो, उनमें इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम कॉमन होती हैं। इजेक्शन फ्रैक्शन एक नंबर है, तो वो ये नंबर है कि दिल में जितना ब्लड गया एज अपोज टू दिल ने उसको कितना पंप किया। नॉर्मली अगर आप किसी के हार्ट में 100 cc ब्लड डालें तो वो 50 to 65%, 65% ज़रा नॉर्मल है, तो उसको पंप आउट कर देते हैं। तो 100 cc डाला, 65 बाहर निकल गया, 35 रह गया। अब इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स के हवाले से बेसिकली आप 3 कैटेगरीज में उसको डाल देते हैं। अगर तो किसी की इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन 30% है, 30% से कम है, तो नॉर्मल मैंने कहा था ना 50 से 65 के दरमियान, तो 30% से कम है, उन लोगों का इंक्रीज रिस्क है सडन कार्डियक डेथ का। सडन कार्डियक डेथ इज़ लाइक यू स्लीप वन नाइट एंड डोंट वेक अप नेक्स्ट मॉर्निंग। उन लोगों को एक्चुअली अगर कोई इलाज नहीं है, कोई उनकी शरियान नहीं आप खोल सकते, कोई दवाई काम नहीं कर रही, उन लोगों को डिफिब्रिलेटर डाल देना चाहिए। मिसाल के तौर पे जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट डिक चेनी, उनको डिफिब्रिलेटर इसी इंडिकेशन पे डाला गया। दूसरी जो कैटेगरी है वो है जो 50% या 50 से भी ज़्यादा 40% से बेहतर दिल का फंक्शन है। वो कैटेगरी जो है बिलअमूम सेफ है। उसके आप कहते हैं कि 50 से 45 और 40%? नहीं, मैं कहूँगा 40 से ऊपर। तो अगर 40 से 60% के दरमियान इजेक्शन फ्रैक्शन है तो अमूमन उसमें सडन कार्डियक डेथ का रिस्क रिलेटिवली लो होता है विद सम एक्सेप्शंस। जो 30 से 40% का है वो तकरीबन वो कैटेगरी है जिसके अंदर इन्वेस्टिगेशंस करनी पड़ती हैं। तो अगर 30% से कम है तो बिलअमूम ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं, आपको डिफिब्रिलेटर या कोई लाइफ सेविंग थेरेपी चाहिए। 40% से एक्सप्लेन करें ज़रा मोर। तो डिफिब्रिलेटर ऐसे है, तो पेसमेकर की बात, तो जब मतलब खुद मैं लफ्ज़ यूज़ कर लगा हूँ सडन कार्डियक डेथ, तो सडन कार्डियक डेथ या तो होता है कि बिल्कुल हार्ट रुक जाए, चलते चलते स्टॉप, वो हो गया पेसमेकर। डिफिब्रिलेटर होता है कि हार्ट चलते चलते, वो हम कहते हैं रन अवे विद इट, नॉर्मल हार्ट बीट और इतनी तेज़ हो गई कि वो अपना ऑर्गेनाइजेशन ही भूल गई। इसलिए हम वो कहते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। फिब्रिलेशन है ग्रीक वर्ड जिसका मतलब है बैग ऑफ वर्म्स।
तो आपका दिल ऐसे धड़क के साथ एकदम इतना डिसऑर्गेनाइज हो गया कि वो बैग ऑफ वर्म्स बन गया। इलेक्ट्रिकल करंट सारे, मैंने कहा था ना ये बत्तियाँ इकट्ठी जल पड़ती हैं जब लोअर चैम्बर में जाता है, तो एकदम टिमटिमाना शुरू हो गई हर बत्ती अपने तौर के ऊपर, और कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं रही। उन पेशेंट्स को अगर बर वक्त इलेक्ट्रिकल शॉक दे दिया जाए दिल को, तो वो कई दफ़ा हार्ट को रीसेट कर देता है। तो डिफिब्रिलेटर जो है वो एक पेसमेकर से ज़रा एक कदम आगे समझ लें। हाँ, तो उसमें वो स्लो हार्ट रेट को भी ट्रीट करता है, और अगर उसको ये टिमटिमाती और डिसऑर्गेनाइज रिदम फील हो कि हार्ट रेट 300 हो गया एकदम, तो उसी वक्त वो चार्ज करके तकरीबन 10 से 15 सेकंड के अंदर फौरन दिल को शॉक दे देता है। अच्छा, तो और उससे हार्ट रिदम रिस्टोर हो जाता है। तो मिसाल के तौर पे छोटी सी मिसाल है कि आपको अंदर डिफिब्रिलेटर पड़ा हुआ है, आपको हार्ट अटैक हो जाता है, तो उससे आपका दिल बंद हो जाता है। तो डिफिब्रिलेटर ने किक इन किया, हार्ट को जंप स्टार्ट कर दिया, मगर उसने हार्ट अटैक नहीं ख़त्म किया आपको, फिर भी मगर आपको टाइम बाय कर लिया, आपको फिर भी अंडरलाइंग डिजीज़ को ट्रीट करना ही पड़ता है। अच्छा, ये जो EF है इसकी डायग्नोस क्या क्यों होता है ये? हाँ, एक तो ये कि मैं छोटी सी जो अमूमन हमारे अखबारों में भी आता है और लोग कहते हैं फ़लाँ का हार्ट फेल हो गया, हमारी बड़ी कॉमन टर्म यूज़ होती है, वो एक्चुअली सडन कार्डियक डेथ है। उस तरह के कई लोग जिनका कोट एंड कोट आप कहते हैं हार्ट फेल हो गया, वो डिफिब्रिलेटर से ज़िंदगियाँ बचाई जा सकती हैं। और ख़ास तौर पे वो लोग जिनकी फैमिली में कई लोगों की सडन डेथ है, उनको तो बिल्कुल तवज्जो से मैं जो कहता हूँ कान खड़े करके ये बात सुननी चाहिए, क्योंकि डिफिब्रिलेटर कैन बी अ लाइफ सेविंग स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए। But how long is last? तकरीबन 4 से 6 साल। उसके Then you have to change it? हाँ, सिर्फ बैटरी चेंज करनी पड़ती है, जो कि उसमें वो सारे रिस्क जो मैंने आपको, डिफिब्रिलेटर और पेसमेकर एक ही तरह की चीज़ है, एक बड़ा है एक छोटा है, मगर तो वो सारे रिस्क नहीं होते चेंज आउट के अंदर। चेंज आउट को तो आप उमन लोकल में भी कर सकते हैं, सेडेशन में भी कर सकते हैं, और आपको कोई वेन वगैरह में सुइयाँ नहीं लगानी पड़ती, आप सिंपल निकाल के नया डाल के बंद कर देते हैं, 15 मिनट लगते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो पेसमेकर वाले हैं इनको एक्सरसाइज की क्या एडवाइस है? एक्सरसाइज में इनकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। डिफिब्रिलेटर में थोड़ी सी बात आ सकती है। सो पेसमेकर एक तो आपके बेसिकली व्हाट आई नॉर्मली से लिसन टू योर बॉडी, अगर आप कर सकते हैं तो पेसमेकर की वजह से मजबूरी नहीं है। हाँ, अब मिसाल के तौर के ऊपर जो आपको नेचुरल पेसमेकर है जो कुदरत की तरफ से मिला है, उसमें बड़ी कैपेबिलिटीज़ हैं। आपको बुखार हो तो हार्ट रेट ऊपर हो जाता है, आपको गुस्सा चढ़े तो हार्ट रेट ऊपर हो जाता है। ये जो पेसमेकर है ये मैकेनिकल डिवाइस है, ये इसका कैपेबल नहीं है। तो अगर आपको खुद पेसमेकर लगता है बिकॉज आपका अपना पेसमेकर काम नहीं कर रहा, तो आपको फेंटिंग नहीं होगी, आप 90% काम कर लेंगे, मगर वो जो दूसरी नेचुरल रिस्पॉन्सेज हैं वो नहीं होंगी पेसमेकर के साथ। तो और फिर उसके अंदर एक सेंसर होता है, सेंसर एक छोटा सा कंप्यूटर होता है जो पेसमेकर के अंदर लगा होता है, और वो डिटेक्ट करता है आपकी मूवमेंट को, और आप जब मूव करने लगते हैं तो उस मूवमेंट को फील करके आपका हार्ट रेट इंक्रीज कर देता है। अच्छा 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 अच्छा। तो आप उसको भी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कहें भी मैं ट्रेडमिल पे भागता हूँ और मुझे सांस चढ़ जाता है, और मैं जब अपना हार्ट रेट चेक करता हूँ तो वो 120 पे होता है, जो कि अपर रेट ऑफ पेसमेकर है। तो आप उससे कह सकते हैं चलो भाई हमारे सामने ट्रेडमिल पे भागो, हम चेक करते हैं रियल टाइम में। और अगर वाकई 120 पे जाके हार्ट रेट स्टक हो जाता है तो आप प्रोग्राम करके कंप्यूटर के थ्रू, कोई ज़रूरत नहीं है कटिंग वगैरह की, तो कंप्यूटर के थ्रू आप उसको लेट से 150 पे प्रोग्राम कर देते हैं ताकि हार्ट रेट इंक्रीज़ कर सके एट विल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो सारी इलेक्ट्रॉनिकल बात आपने की, हाल दिल का हाल बताया अंदर का, कहते हैं कि मेरे दिल का हाल पूछो तो अब ये बताइए कि एक इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कि आपका EF लो ना हो, या आपको पेसमेकर ना लगे, या आपका जो दिल है वो मजबूत रहे, सेहतमंद रहे, उसके लिए क्या तदबीर अख्तियार करनी चाहिए? रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपने इस बात को जहन में रखें कि हमारी कम्युनिटी, इंडियन पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो बहुत प्रोन है हार्ट डिजीज़ की। एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर हार्ट डिजीज़ इस वक्त एंडेमिक प्रोपोर्शंस के ऊपर है। जिस तरह कहते हैं ना टाइफाइड फैल गया, उस तरह हार्ट डिजीज़ फैल गई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक, क्योंकि तदाबीर नहीं की गई इन टाइम। तो अपनी डाइट को ऑब्जर्व करें बहुत ध्यान से, एक्सरसाइज करें, एंड व्हाट आई से नो योर बॉडी। डॉक्टर साहब माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई मुझे। तो नाज़रीन आप देख रहे थे, बहुत ही एक खुशगवार मूड में ये मुलाकात थी डॉक्टर आमिर सलमान साहब से। बड़ी ख्वाहिश थी मेरी
कि मैं एक ऐसे डॉक्टर से बात करूं जो हार्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रिकल इश्यूज जो हैं उस पर डिस्कस हो, पेस मेकर पर डिस्कस हो। हमेशा जब आप भी जाते हैं एयरपोर्ट पे पूछते हैं कि hey, don't you have a pacemaker? They always ask, that they have facilities. तो पेसमेकर भी एक ऐसा मसला है, काफ़ी लोगों को पेसमेकर लगे हुए हैं। तो आज आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन भी होगी, नॉलेज आपको हुई होगी पेसमेकर के बारे में और हार्ट का जो एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम इसके बारे में। तो ये थे जनाब डॉक्टर सलमान साहब माशाल्लाह डैलस से, और बहुत बड़ी फैसिलिटी रन कर रहे हैं यहाँ पे माशाल्लाह, बहुत बड़ा इनका अपना सेटअप है और कम्युनिटी में बहुत काम करते हैं। इसके साथ ही आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान डैलस की फिज़ाओं से दिया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, तो वक्त हुआ है आपके मशहूर सेगमेंट लोकल ग्लोबल। नाज़रीन, आज के लोकल ग्लोबल में बहुत सी मुलाकातें, बहुत से प्रोग्राम हमने शामिल किए हैं और मुझे उम्मीद है कि हम एंजॉय करेंगे। और हाँ, अगर आपके शहर में भी कोई ऐसी तकलीफ होती है तो सफ़ीर पाकिस्तान से ज़रूर राब्ता कायम करें। Since its inception, PAF has been involved in sponsoring educational, social, cultural, and informational programs that positively project and foster a better understanding of Pakistan to Americans. The Merit Grants for Young Women, MGYW, was conceived in 2000 and incorporated into the goals of PAF as an addendum to the bylaws. Ladies and gentlemen, good evening, Assalamu alaikum. On behalf of MGYW board, we welcome you to this annual fundraiser of MGYW, and I would like to now describe a little bit about the organization. Goals of MGYW, our vision is to empowerment through education and bridging this gender gap. So how do we do it? Try to do it by providing incentives to poor families to educate their daughters, and the other thing which we do quite unique is supporting bona fide NGOs which provide quality education. Why is MGYW unique? There are excellent organizations which provide the same educational opportunity, but the reason MGYW is unique that we go beyond literacy and we provide sustained stipends throughout the educational endeavor of the girls. And then we don't open schools, we don't invest in that infrastructure, and we use that to partner with the reputable NGOs of Pakistan. So they have 500 teachers and 80 principals. They really emphasize in training. Actually, when I visited Karachi recently, they told me they are doing a program with British Council where their teachers and principals will be trained by using their guidance. So, and they also go through quality improvement through ISO 9000 certification. So it is actually a mainstream organization, and they are trying their best to provide quality education at low cost. They are not perfect, they are not as good as say Karachi Grammar School, but they are doing as much effort as possible. The reason whatever we are able to do is because of our US donors. We get donations from other areas also, from Pakistan also, but nothing beats the donation we receive from US. And then we want to do all this, sustain support throughout education endeavors for committed partnership with reputable non-profit schools, and of course, the ultimate purpose is to empower young women's life through education. So please donate generously. Today as well as I have seen the efforts of this organization earlier, is really very commendable because of two reasons. Number one is that for the last more than 12 years, they have been providing funds to young girls and women for education,
and their expense for administrative expense is very minimal. It's like it's working. I have seen a number of NGOs, and their administrative cost is very high, but this NGO has a very minimal expense, administrative cost. This effort is very commendable. Secondly, I was told to highlight the issue of education of women in Pakistan especially. I know that Pakistan has made great strides in so many fields, but still we lack in certain fields. As Dr. Farhan Ahmed has presented, that the gender gap in education is quite high in Pakistan due to multiple reasons. One reason, definitely you know that of the reason of poverty, and in our society sometimes it is considered that if you educate a male person, that would become a breadwinner for the family. So the preference is sometimes given to women. But I have seen through my own eyes, because if a woman is provided a very, very brief amount of minimal support for education, I have seen they have excelled in their life, and they have proven excellent teachers, doctors, engineers, and lawyers. Kandahar Afghan and Arabian restaurant, a fine dining Mediterranean cuisine with a large variety of mouth-watering delicacies suiting your taste and mood, including chicken, lamb, fish platters, combo platters, fresh and juicy sizzling gyros, and kids menu. Best in New Jersey, the first one on Oak Tree Road. Shalimar Group of Restaurants. For detail, please contact Kandahar Afghan and Arabian restaurant, Oak Tree Road, Islin, New Jersey, 732-283-0900. शालिमार मल्टीकल्चरल केटरिंग, हमारे मल्टीकल्चरल केटरिंग एक्सपर्ट्स की खिदमत, शानदार इंडोर एंड आउटडोर केटरिंग्स, वेडिंग्स, एनिवर्सरीज, रिलीजियस इवेंट्स और कॉन्सर्ट्स, आपके पसंदीदा 5-स्टार होटल्स और हॉल्स में या आपके घर की दहलीज पर। हमारी केटरिंग की महारत, पाकिस्तानी फूड्स, अफगान एंड अरेबियन फूड्स एंड हलाल चाइनीज फूड्स, आला फूड वैरायटी आपके बजट में। 10,000 से ज्यादा अफराद की केटरिंग के आला इंतजाम, मनी बैक गारंटी के साथ। शालिमार केटरिंग, 732-283-3350। नाज़रीन, सफ़ीर पाकिस्तान, आपकी अपनी आवाज़ और आपकी अपनी पहचान, राब्तों का एक नाम, सफ़ीर पाकिस्तान। नाज़रीन, सफ़ीर पाकिस्तान ने जो बहुत सारी कम्युनिटी को फोकस किया, जिसमें मेजरली ऑफकोर्स ह्यूस्टन है, डैलस है, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और खुसूसन मिशिगन में, तो सफ़ीर पाकिस्तान ने बेइंतहा काम किया है। हर मोड़ पे, हर जगह, हर तकरीब को हमने हमेशा सामने लेके आए हैं। सफ़ीर पाकिस्तान समझ लें मिशिगन की एक आवाज़ है, और मिशिगन का ये ख़ास प्रोग्राम है जहाँ पे बड़े अच्छे लोग आबाद हैं, और हमेशा हमने मिशिगन की आवाम को, पब्लिक को हमेशा फोकस किया है। जब भी हमें दावत दी गई, जब भी हमें बुलाया गया, हमने बिल्कुल सर-ए-ख़म किया और आए, उनके प्रोग्राम को कवरेज की। और आज भी हम मिशिगन के साथ हैं। मिशिगन में कोई भी इवेंट होती है, आप हमारे नुमाइंदों से रब्ता कायम करें और हमसे पहुँचें, ताकि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकें। नाज़रीन, सफ़ीर पाकिस्तान ऑर्गेनाइजिंग ओपन हाउस, सब कह दो अब बोलते रहो। आपके शहर में आ रहे हैं, हम तकरीब करेंगे, आप आइए, अपने ख्याल का इज़हार कीजिए। जो भी आपके दिल में बात है, जो भी आपके दिल में ख्यालात हैं, वो भरपूर तरीके से कहिए, ताकि हम उसको आवाम तक पहुँचाएँ। नाज़रीन, तो ये थी आज की बातचीत। इसके साथ ही आपका अपना मेज़बान वक़ार अली ख़ान
आपसे जा जाएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।